वेलकम बैक इन एसी क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में ये हाइड्रोजन कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप करके मत देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है चैनल का तो आप उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन कोलाइड। तो हाइड्रोजन कोलाइड बेसिकली गैसियस फॉर्म में पाई जाती है और इसका एक्वस फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसको प्रिपरेशन का तरीका है, लैब में इसको प्रिपेयर कर दिया जाता है। ये कॉमन साल्ट को जब कॉन्क H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, फर्स्ट बार भी ऐसे ही बनाया गया था। तो सोडियम कोलाइड या कॉमन साल्ट को जब कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो यह HCl गैस निकलती है। और ये जो HCl गैस है तो इसको हम लोग ड्राइड कर सकते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पास करा करके, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्राइजिंग एजेंट होता है जो वाटर को एब्जर्व कर लेता है। तो इसमें जो भी मोस्ट होगा वो मोस्ट आपका H2SO4 के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। आप रिएक्शन को लिख सकते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है, NaCl है, H2SO4 है। तो पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और HCl गैस निकलती है। फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो बचा हुआ है बाकी NaCl के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बनता है और HCl निकल जाती है। तो फाइनली प्रोडक्ट आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस यानी HCl गैस आपके निकलती है। आप इसको कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से पास करा करके ड्राई कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसको एसिडिक फॉर्म में भी लिया जाता है, गैसियस फॉर्म में लिया जाता है। तो प्रॉपर्टी में इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ ए कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। तीखी गंध वाली गैस होती है। इट इज इजली लिक्विफाइड टू कलरलेस लिक्विड। इसको लिक्विफाइड किया जाए टेम्परेचर लो और हाई प्रेशर के द्वारा गैस को जो जनरल प्रोसेस है लिक्विफाई करने का वैसे करेंगे तो लिक्विफाई हो जाती है आसानी से और कलरलेस लिक्विड बनता है। उसका BP होता है बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 159 केल्विन, जो वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में फ्रीज हो जाता है। यह वाटर में बहुत ही ज़्यादा सोलेबल होती है और इट इज़ एक्सट्रीमली सोलेबल इन वाटर एंड आयोनाइज्ड है। जब वाटर में डिजॉल्व होती है तो उस कंडीशन में HCl जैसे गैस है H2O में मिली तो ये आयोनाइज हो जाती है H+ आयन और Cl- आयन मिलता है। H+ आयन लेस स्टेबल होने के कारण वाटर मोलिक्यूल से ऐड होकर के कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो यहाँ पर H3O+ हाइड्रोनियम आयन एक्वस फॉर्म में और Cl- आयन एक्वस फॉर्म में मिल जाते हैं। ये आपका माइनस है एक्वस फॉर्म में। इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है बहुत हाई है, Ka का वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻⁷ होता है और ये ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होने के कारण ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वाटर में। तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। अब इसके कुछ कॉमन रिएक्शन को देख लेते हैं। तो यह NH3 यानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है स्ट्रांगली और रिएक्ट करके वाइट फ्यूम बनाता है जिसको कूल करने पर सॉलिड फॉर्म हमको प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड। तो इट रिएक्ट्स विथ NH3 एंड गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में हम लोग नौसादर बोलते हैं। तो NH3 + HCl तो NH4Cl बन जाता है। ये बेसिकली एक सब्लिमेंट है, इसीलिए वाइट फ्यूम के रूप में प्राप्त होता है और जब उसको कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनता है। द मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एंड कॉन्क नाइट्रिक एसिड HNO3, दोनों का जब हम 3:1 के रेशियो में मिक्सचर तैयार करते हैं तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, हिंदी में अम्लराज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर अम्लराज में एक्वा रेजिया में आपको ये तो दिमाग में जनरली रहता है कि HCl मिला गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया और नाइट्रिक एसिड मिलाया गया है। याद करने के लिए हम लोग 3:1 भी याद कर लेते हैं रेशियो इसका, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी अचानक पूछ दिया जाए तो हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं और वहाँ पर नाइट्रिक एसिड को हम 3 पार्ट में बोल देते हैं और 1 पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोल देते हैं बाय मिस्टेक। तो इसको याद करने के लिए मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि आप पहले ये तो याद रखिए कि एक्वा रेजिया में 2 ही एसिड कौन कंडीशन में यानी कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में मिलाना है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और एक का रेशियो 3 होगा, एक का 1 होगा। तो बस याद रखिए जिसका नाम बड़ा उसका रेशियो बड़ा, उसका काम भी बड़ा, नाम बड़ा तो काम बड़ा, यानी रेशियो जिसका बड़ा है उसका नाम भी बड़ा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक का नाम बड़ा है, तो इसका मतलब कि उसका रेशियो आपको ज़्यादा लेना है। याद रखने का एक सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं है कि नामे से ऐसा रेशियो बनाया गया है। याद करने का एक सिंपल तरीका है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में एक 3 पार्ट में है, एक 1 पार्ट है मिक्सचर में, एक्वा रेजिया में। आपको बताना है कि किस में कौन है, तो बड़े नाम वाला का रेशियो बड़ा होगा या बड़े नाम वाले का बड़ा पार्ट, छोटे नाम वाले का छोटा पार्ट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा नाम है तो उसका 3 पार्ट, नाइट्रिक एसिड छोटा नाम है 1 पार्ट। तो आपको आसानी से याद रख सकता है। इस एक्वा रेजिया की विशेषता होती है कि डायरेक्ट HNO3 या डायरेक्ट HCl दोनों में से कोई अकेले गोल्ड को नहीं डिजॉल्व कर पाता है, लेकिन जब हम उनको एक्वा रेजिया बना देते हैं तो एक्वा रेजिया गोल्ड और सिल्वर जैसे, गोल्ड है चाहे प्लेटिनम है जो कि नोबल मेटल है, ये नहीं गल पाते हैं, नहीं डिजॉल्व हो पाते हैं जनरल एसिड में, तो इनको भी डिजॉल्व कर लेता है। तो विच इज यूज फॉर डिजॉल्विंग न्यू नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि गोल्ड है, ये आपका दोनों को जब लिया गया कौन तो दोनों में H+ आयन है तो अलग अलग हो जाते हैं, आपस में मिल करके दोनों एक दूसरे के आयनाइज करते हैं और H+ दोनों के निकल जाते हैं, एक का नाइट्रेट और एक का Cl निकलता है। तो देखिए होता क्या है कि Au + 4H+ + N नाइट्रेट आयन + क्लोराइड आयन, ये सब मिल करके एक साथ रिएक्ट करते हैं तो गोल्ड और क्लोराइड आयन मिल करके गोल्ड क्लोराइड के रूप में निकल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है और NO गैस निकलती है और 2H2O वाटर निकल जाता है। फिर उसी तरीके से प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कराते हैं तो प्लेटिनम में भी वही चीज़ होता है, 3Pt + 16H+ + 4 नाइट्रेट आयन + 18 क्लोराइड आयन, तो 3 प्लेटिनम क्लोराइड बन जाता है, 3PtCl6 2- आयन, और ये डिजॉल्व फॉर्म में आयन है, निगेटिव है, इसका मतलब कि डिजॉल्व फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पर आपका NO निकल जाता है और H2O निकल जाता है, तो दोनों डिजॉल्व करने का इक्वेशन है। फिर ये वीकर एसिड के साल्ट को मेटल के साथ तो रिएक्शन करता है, वो तो जनरल सब प्रॉपर्टी है, लेकिन एक आध बात है कि वीकर एसिड के जो साल्ट होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देता है और अपना साल्ट बनाता है, साथ में H2O बनेगा और उसमें एसिड की जो रिलेटेड गैस है वो गैस निकल जाती है। जैसे वीकर एसिड में जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 निकल जाएगी। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCl रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, वाटर बना देगा, CO2 बना देगा। सोडियम सल्फाइड SO3 सल्फाइड तो वीक एसिड है, तो Na2SO3 से रिएक्शन करेगा HCl तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, H2O बना देगा और SO2 गैस निकल जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड, ये वीकर एसिड के साल्ट हैं, तो इनको रिएक्ट करके और अपना साल्ट बनाता है और CO2 या SO2 जो भी करस्पॉन्डिंग गैस है उसको निकाल देता है और वाटर भी निकल जाता है। तो इस तरह से ये कुछ जनरल रिएक्शन दिखाता है। इसके बाद इसका यूज कुछ हम देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज, कॉर्न स्टार्च से ETC के एक्सेट्रा के फॉर्मेशन में होता है।
फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। ये बोन से ग्लू निकालने के लिए या बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर बहुत सारे मेडिसिन बनाने में भी काम आता है और इसको लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी यूज करते हैं, जस्ट लाइक H2SO4 की तरह। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज को देखें। अब इसके बाद है कि ये जो ग्रुप 17 के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हैलोजेंस जो हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। हम उसको टेबल लिख नहीं रहे हैं, आपको देख सकते हैं कि आपके बुक में दिया गया है, ये पेज नंबर है 205 में। तो इसमें ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में आपको कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं, फार्मूला दिए गए हैं और नीचे उसके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं या सिंपली नोट कर सकते हैं। इसमें जैसे हाइपोहाइलस एसिड बनाता है, तो फ्लोरीन जो होता है वो केवल हाइपोहाइलस एसिड ही बनाता है, HOF। और उसके बाद ये बाकी तीनों जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी सब अपना हाइपोहाइलस एसिड, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड बनाते हैं। हैलिक एसिड में बस केवल एक क्लोरीन है जो क्लोरस एसिड बनाता है। फिर हाइलस एसिड जिसको बोलते हैं, हाइपोहाइलस तो सब बनाते हैं, हाइलस एसिड में केवल क्लोरीन बनाता है, जिसका फार्मूला HOClO होता है। और HOCl हो गया, HOX हो गया, तो आपका हाइपोहाइलस एसिड हो जाता है। उसी तरीके से है आपका हैलिक एसिड है, जैसे क्लोरिक एसिड, तो लास्ट में ऑक्सीजन डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे HOCl, तो आपका था हैलस एसिड। तो उसी में HOCl2 जब कर लेंगे तो हैलिक एसिड हो जाता है। असौरिक का वैलेंसी आप जानते हैं जैसे। उसके बाद होता है परहैलिक एसिड, तो परहैलिक एसिड में एक और ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हाइपो में केवल HOCl रहा, इसके बाद आपको हैलस एसिड हुआ तो एक ऑक्सीजन बढ़ा, उसके बाद हैलिक एसिड हुआ तो 2 बढ़ा, और फिर ये परहैलिक एसिड हुआ तो उसमें 3 बढ़ता है। तो इस तरीके से आप फार्मूला याद कर सकते हैं। और इसके बाद के हम लोग टॉपिक पर देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो हम लोग पहले भी इसी टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले टॉपिक में, कि जो कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें जब केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे तो उसमें बात आई थी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब 2 हैलोजन अलग अलग हों और वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसी में जो कंपाउंड बनता है वह इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है, क्योंकि वो 2 हैलोजन एलिमेंट्स के बीच में बना हुआ है। और उसका जनरल फॉर्म हम लोग वहाँ भी लिखे थे कि XX-, X-3, XX-5 और XX-7 हो सकते हैं। तो इसमें X जो हमारा था लार्जर साइज वाला हैलोजन था और X- स्मॉलर साइज वाला था। तो जो लार्जर साइज वाला होता है वो बेसिकली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, स्मॉलर वाला जो होता है वो बेसिकली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इसलिए XX- फॉर्म या XX-3, XX-5 और XX-7 के रूप में बनते हैं। इसमें एक बात और है कि X और X के बीच में जो एटॉमिक रेडियस जितना ही ज़्यादा बढ़ता है तो X के साथ उतने ही ज़्यादा संख्या में X- यानी लोअर एटॉमिक साइज वाले एटम आकर के जुड़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन 2 डिफरेंट हैलोजेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दे मे बी इन द फॉर्म्स XX-, XX-3, XX-5 और XX-7, वेयर X जो है लार्जर वाला है, X- आपका स्मॉलर साइज में होता है, यानी लार्जर एक ही रहेगा, स्मॉलर साइज वाले के एटम बढ़ सकते हैं। फिर एज द रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ X एंड X- इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ एटम्स पर मोलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज। और इसीलिए सबसे ज़्यादा एटम जुड़ते हैं आयोडीन के साथ। तो और आयोडीन के साथ अगर फ्लोरीन को जोड़ा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में यानी IF7 बन जाता है। तो प्रिपरेशन में है
कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। उनको हम दोनों ग्रुप के हाइड्रोजन को अलग अलग, दोनों हाइड्रोजन को हम कंबाइन कराएंगे डायरेक्ट हीट करके तो भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन लोअर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। लोअर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, उसमें मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराएंगे तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लेता है। कुछ रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, जैसे Cl2F2। इसमें एक और बात है कि इसके बहुत सारे रिएक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करते हैं, कि जो लेस साइज वाला है या जो ऊपर आ रहा है ग्रुप में, तो उसका जो साइज छोटा है तो उसका कितना अमाउंट हम ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि Cl2 और F2, तो इसमें अगर इक्वल वॉल्यूम में लिया जाए तो उस कंडीशन में 2ClF बनता है, और उसी तरीके से अगर Cl2 को 3F2 के साथ लिया जाए, यानी F2 ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस में लिया जाए, तो आपको 2ClF3 बन जाता है। इसका टेम्परेचर हीटिंग है 473 केल्विन, इसका 573 केल्विन। फिर वैसे ही आयोडीन और क्लोरीन इक्वल अमाउंट में लिए जाते हैं तो 2ICl बनता है। फिर Br2 5F लिया जाता है, ये एक्सेस हो गया आपका, ये 1 मोल है, ये 5 मोल लिया गया, तो उस कंडीशन में 2BrF5 बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्मॉलर साइज के एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन वाले, तो उनकी अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। इक्वल में होगा तो सेम इक्वल वाला 1-1 वाला बनेगा, अगर एक से ज़्यादा होगा तो अलग अलग बनता है। और जो डिफरेंट हाइड्रोजन कंपाउंड के ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जनरल, उनका फार्मूला वगैरह आप देख सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको दिया गया है तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ जनरल प्रॉपर्टी है कि दे ऑल आर कोवैलेंट मोलिक्यूल्स एंड हैव डायमैग्नेटिक इन नेचर। कोवैलेंट होते हैं, चूँकि हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखता है, देने वाला कोई नहीं है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। इसके बाद दे आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड एट 298 केल्विन, यानी रूम टेम्परेचर पर ये जनरली वोलेटाइल सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, जबकि ClF यानी क्लोरीन फ्लोराइड जो होता है वो आपके गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। जनरली इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ करके, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो अदर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कारण क्या होता है कि दिस इज बिकॉज X डैश बॉन्ड, यानी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, वह इन इंटर हाइड्रोजन से ये कमज़ोर होता है। तो जो कमज़ोर होगा वो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से X और X डैश बॉन्ड कमज़ोर होता है हाइड्रोजन के X बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए जब रिएक्शन होता है तो जल्दी टूट जाता है, जल्दी डिसोसिएशन हो जाता है, तो इसलिए फर्दर रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और फ्लोरीन के केस में होता है कि एक्सेप्ट फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड होता है तो उससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड इसमें वीकर हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन जल्दी टूट जाता है। और इसके रिस्पेक्ट में यानी X डैश के बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। बाकी के केस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो X बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं और X डैश बॉन्ड वीकर होता है एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाने का, मैंने बॉन्ड रेडियस बढ़ जाने का। फिर ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड्स एंड डिराइव फ्रॉम द स्मॉलर हाइड्रोजन। अब देखिए ये जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं इनका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, वाटर में डिजल्व होते हैं और ये टूटते हैं। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें जो स्मॉलर हाइड्रोजन होता है तो उसका ये हैलाइड बनता है। हैलाइड आयन मीन्स निगेटिव आयन हो गया। अच्छा, और उसके बाद ये डिराइव फ्रॉम द स्मॉलर हाइड्रोजन एंड, अब जो लार्जर वाला है तो एंड हाइपोहैलाइट, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा ध्यान देकर के कि हाइलाइट तो बनेगा ही और उसके साथ हाइपोहैलाइट बनेगा व्हेन X डैश, यानी X डैश वाला स्मॉलर साइज वाला एक हो
तो वहाँ पर हाइपो हाइलाइट बनेगा। अगर 3 हो तो हाइलाइट बनेगा, X-3 है यहाँ स्मॉल वाला। उसी तरीके से 5 पर हाइलाइट बनेगा व्हेन X-5 एंड पर हाइलाइट बनेगा व्हेन X-7, यानी X- आपका स्मॉल वाला 7 हो तो वहाँ पर हाइलाइट, तो एक हाइलाइट बनता है और एक बन सकता है हाइपो हाइलाइट या हाइलाइट या हाइलाइट या फिर पर हाइलाइट बन सकता है। एनाइन डेराइव फ्रॉम द लार्जर हैलोजन, जैसे यहाँ पर X- है, H2 में मिलाया गया, हाइड्रोलिसिस हुआ तो H के साथ क्या बनेगा, तो X- बन गया स्मॉलर साइज वाले का, और ये जो लार्जर साइज वाला है तो HOX बन गया आपका। तो HOX के फॉर्म में अब जो रहेगा आपका वो हाईलाइट होगा, हाइपो हाईलाइट होगा, जो भी होगा उससे बनेगा। अब इसके यूज की अगर हम लोग बात करें तो इसके यूज में जैसे ये बहुत ही अच्छे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के काम करते हैं। इसके अलावा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, फ्लोराइड को देते हैं, किसी चीज़ के फ्लोर को ऐड कराने में यानी फ्लोरिनेशन कराने में बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं ये। इसके अलावा इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे CiF3 है चाहे BrF3 है, तो उसका यूज हम लोग यूरेनियम जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है तो उसमें यूरेनियम को सिंथेसाइज करने के लिए, तो प्रोसेस उसको एनरिचमेंट करने के लिए या प्रोसेसिंग करने के लिए भी हम लोग उसका यूज करते हैं। और इसमें एक और भी देखे थे पहले कि पोलोनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, तो प्लूटोनियम को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल्स के वेस्टेज जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, या फिर आपको यूरेनियम जो होता है U-235 जो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए गुड फ्यूल का काम करता है, तो उसको भी एनरिच करने के लिए यानी उसमें से अदर पार्ट्स को हटाने के लिए हम लोग इसका रिएक्शन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट के कुछ समरी को कुछ ब्रीफ में देख लेंगे और उसके बाद इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन, तब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इससे फ़ायदा महसूस कर रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।